हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे और आप लोगों को काफ़ी टाइम मिला रिवाइज करने के लिए, है ना स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बारे में, है ना, कि कौन सा फॉर्मूला आप यूटिलाइज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आप जो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए नोन है तब तो आप डायमेंशनल फार्मूला इजी लिख लेंगे फार्मूला का यूज करके, अदरवाइज आप यूनिट से भी डायमेंशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखो, समझा देता हूँ, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे आप क्या लिख देंगे, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, केजी किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है, तो कैपिटल एम होता है डायमेंशन, ठीक है, कैपिटल एम लिख दिया। मीटर है लेंथ की यूनिट, तो आप कैपिटल एल लिख देंगे, और पावर कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है, तो कैपिटल टी, और पावर कितना है स्टूडेंट्स, -2, तो यहाँ से आपने डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, कितना हुआ, ml स्क्वायर टी -2। उसके बाद आपको लास्ट क्लास में जो फार्मूला बताया था उसमें एम एल और टी इन तीनों पर पावर था ए बी और सी, तो आप उसको इक्वेट करेंगे, कंपेयर कर लीजिए। a इज इक्वल टू एम की पावर यहाँ पर कितना है, 1 है, b इज इक्वल टू एल की पावर कितना है स्टूडेंट्स, तो 2 है, और यहाँ पर t की पावर कितना है, -2, तो c के इक्वल करेंगे, c इज इक्वल टू कितना होगा, -2। लास्ट क्लास के लेक्चर्स अगर आपने देखा है तो इस तरीके से करेंगे, है ना। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर देखो, ऐसे तो ये ऐसा यूनिट है और ये कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। अब कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले दोनों यूनिट को आप बताओ, n1 मैग्नीट्यूड कितना, यहाँ पर 1 है, m1 लिख दीजिए, m1 कितना है kg, तो आप लिख देंगे कितना, 1 kg। l1 किस चीज़ में स्टूडेंट्स, तो मीटर, तो आप लिखेंगे 1 मीटर। एंड t1, तो t1 की वैल्यू आप लिख दीजिए कितना, 1 सेकेंड। अदर सिस्टम ऑफ यूनिट जो है सीजीएस, उसमें हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, n2 नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, n2 इज इक्वल टू वॉट, है ना। कन्वर्ट 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें n2 की वैल्यू चाहिए जो मैग्नीट्यूड अदर यूनिट अदर सिस्टम में। अब देखिए क्या करने वाले हम लोग, m2 यहाँ पर ग्राम में है तो आप लिख देंगे 1 ग्राम, l2 सेंटीमीटर में दिख रहा है आप लोगों को, तो लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। उसके बाद t2, तो t2 किस चीज़ में है, सेकंड में, लिख देंगे। क्या बात समझ में आया। अब आप नेक्स्ट स्टेप कौन सा फॉलो करने वाले हैं, वो फार्मूला, क्या फार्मूला आपको बताया था, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, एंड t1 अपॉन t2 पावर c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप बताओ मेरे को, n1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 लिख दिया, इंटू m1 कितना है वहाँ पर बताओ, 1 kg, तो 1 kg लिख दिया। m2 कितना है, ग्राम, तो 1 ग्राम। एक की वैल्यू कितनी है, 1 है। l1 कितना है स्टूडेंट्स, 1 मीटर। l2 कितना है, 1 सेंटीमीटर। पावर लिखेंगे, b की वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे, 2 है, लिख दिया। उसके बाद क्या करने वाले हैं, t1 अपॉन t2, तो t1 भी 1 सेकेंड है और t2 भी 1 सेकेंड है, और पावर कितना है स्टूडेंट्स, -2, c की वैल्यू देख लीजिए, है ना। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है, ये बहुत इजी ही कैलकुलेशन है। 1 इंटू 1 kg की वैल्यू कितनी होती है, 1000 ग्राम होती है, तो ग्राम लिख देंगे अपन 1 ग्राम। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए आप, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, पावर 2 इंटू सेकेंड, सेकेंड से कैंसिल हो गया, कितना आया, 1 रेस टू पावर कितना, -2। यहाँ देखेंगे आप, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो बताइए ये कितना हो गया, 1000। 1 इंटू 1000 इंटू यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 100 का स्क्वायर इंटू 1 रेस टू पावर -2, वैल्यू कितनी होगी, 1। आप चाहो तो इसे 10 की पावर में लिख सकते हो, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब इंटू 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 रेस टू पावर 4, ये टोटल कितना आ गया स्टूडेंट, 10 रेस टू पावर 7। तो आपने यहाँ पर देखा n2 की वैल्यू 10 रेस टू पावर 7 आया। तो देख लिया आपने कन्वर्जन ऑफ यूनिट, है ना। ऐसा ही सिस्टम को अपने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, मैग्नीट्यूड पता करना था। क्या बात समझ में आया। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट में, आप डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे। हमने डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, उसका डायमेंशनल फार्मूला से आप पावर लिख देंगे, ए बी और सी की वैल्यू, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट सिस्टम और सेकेंड सिस्टम दोनों को कंपेयर कर दीजिए, गिवन लिख देंगे आप। n1 1 था, 1 लिख दिया, m1 1 kg, l1 मीटर है तो 1 मीटर, t1 1 सेकेंड। अदर सिस्टम, n2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वो अननोन है। m2 हमें पता है ग्राम में है, 1 ग्राम।
L2 1 सेंटीमीटर एंड T2 1। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाएंगे N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। फिर आप वैल्यू पुट करेंगे गिवन से। क्या बात समझ में आया? चलिए, तो उसके बाद आपको मैं बता दूं, आपने यहाँ पर क्या देखा, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? ये वैल्यू थी। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक और बात बता दूं, ये जो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये जूल होता है। क्या होता है? जूल। और जूल किसकी यूनिट है? तो एनर्जी की यूनिट है। तो एक इन्फॉर्मेशन, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल होता है स्टूडेंट्स, जूल। और इसी जूल को हम क्या बोलते हैं? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स? अर्ग होता है। ठीक है, ERG, अर्ग। और ये क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो आपके पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आई, क्या? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। और अगर आपको अर्ग को कैलकुलेट करना है जूल में, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁷ जूल। ये इंफॉर्मेशन था आपके लिए। क्या बात समझ में आया? तो मैंने आपको kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करने बोला था ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग। तो आपको पता होना चाहिए जूल क्या है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, और अर्ग क्या है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए, इसके बाद हम लोग एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? कन्वर्ट 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, आप स्टेप मुझे बताओगे। सबसे पहले तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला आप किससे बताइए? kg है तो कैपिटल M, मीटर लेंथ है तो कैपिटल L, और सेकेंड टाइम है तो कैपिटल T। पावर जो होगा आप वो सेम लिखेंगे यूनिट में। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट हो गया, MLT-2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने आपको? A, B और C की वैल्यू। A की वैल्यू मास पर देखिए, पावर कितना है? 1। B की वैल्यू लेंथ पे देखेंगे, पावर कितना है? 1। और C की वैल्यू टाइम की पावर देखेंगे कितना है? -2। तो A, B और C की वैल्यू हमें पता चल गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? N1 की वैल्यू लिखेंगे, 1। M1 कितना है बताइए? kg में है, तो क्या लिखने वाले हैं आप? 1 kg। L1 किस चीज़ में है? मीटर, तो क्या लिख देंगे? 1 मीटर। और T1 क्या लिखेंगे? 1 सेकेंड। क्या बात समझ में आया? लास्ट तरह का ही न्यूमेरिकल है। उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड N2 जो है वो अननोन है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब आप सेकेंड यहाँ पर देखिए ग्राम। M2 किस चीज़ में है? ग्राम में है, तो 1 ग्राम लिख देंगे। L2 किस चीज़ में है? सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। एंड T2 सेकेंड, तो 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करना है? फॉर्मूला यूज करना है। तो N2 इक्वल्स N1 बताओ M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट बताओ L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B एंड T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। कैलकुलेट कर लो, अगर आपको आ रहा है तो बहुत ईजी है। N1 की वैल्यू हमने लिख दिया 1। M1 बताओ कितना है? 1 kg है ना, 1 kg लिख दो आप। M2 ग्राम में है तो क्या लिख देंगे? 1 ग्राम। पावर A की वैल्यू देखिए 1। उसका L1 की वैल्यू देखिए 1 मीटर। ठीक है, L2 की वैल्यू देखिए 1 सेंटीमीटर। पावर B की वैल्यू बताइए 1। और T1 1 सेकेंड एंड T2 भी कितना है? 1 सेकेंड। तो आप लिख देंगे 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। पावर देख लो बाबू, -2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला? दोनों को सेम कन्वर्ट करना है। तो 1 kg है तो 1000 ग्राम आप लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 1 ग्राम इंटू 1 मीटर को आप क्या लिखने वाले हैं? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। पावर कितना स्टूडेंट्स? 1। और सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 1 रेज टू पावर कितना आया? -2 आया। चलिए, यहाँ से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब आप देखो क्या हो रहा है? 1000 इंटू 1, 1000 आ गया, इंटू 100 और 1 रेज टू पावर -2 कितना होगा? 1। तो आप 10 की पावर में लिख सकते हैं इसको। 10 रेज टू पावर कितना आया? 5। तो आपने यहाँ पर देखा N2 की वैल्यू आ गई आपकी कितने स्टूडेंट्स? 10 रेज टू पावर 5। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट बहुत इजी टॉपिक है ना। अभी इनमें जरूरी नहीं यहाँ पर 1 हो, N1 की वैल्यू कुछ भी रहेगी ना, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन हुआ जो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा है ना। तो चलिए आप इसे नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिस भी करना है आप लोगों को साथ साथ। चलिए, यहाँ पर आपने क्या देखा स्टूडेंट्स? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपने फाइंड आउट किया। आपके इंफॉर्मेशन के लिए फिर से मैं बता दूं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो न्यूटन होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ना, न्यूटन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हम लोग, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने जूनियर क्लासेस में ही पढ़ा होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आल्सो नोन एज न्यूटन, ठीक है। फिर अगर आपको बता दूं मैं सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, डाइन होता है ना, डाइन। और डाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट पॉइंट बताओ, 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10⁵ डाइन, है ना। कैलकुलेशन भी हो गया आपका। इसी को आपको मैंने क्या बताया, अगर 1 डाइन को कैलकुलेट करना है, न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा, है ना। और ये दोनों तो आप इस फॉर्म में भी लिख दो अगर आपको समझना है। तो 1 न्यूटन को क्या बताया मैंने, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट का हमारा टॉपिक था, और न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया इस तरीके से आपको पुट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं, ठीक है। इससे धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और मैं ये बता दूं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक्स टाइप के न्यूमेरिकल हैं। अभी हम लोगों के जो लेक्चर्स होंगे उनमें एडवांस नीट के भी, जेई के भी न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो लेक्चर्स है स्टूडेंट्स, खास करके जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें बेसिक नॉलेज आपको बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व करेंगे उसमें और भी आप इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके पास है स्टूडेंट्स वो क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब देखिए इसमें आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो आप एक काम करो, जो आपको यूनिट है उस यूनिट से आप क्या कर लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। अदरवाइज यंग्स मॉडुलस का भी आपको मैंने डायमेंशनल फार्मूला सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया है ना, क्या फार्मूला होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वहाँ से भी आप डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज यूनिट है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यूनिट लिख देंगे आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप लिख दो, mL/T-2। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करो, L की पावर 1 है, L की पावर 2 है, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 और +1 -1, तो mL-1 और T⁻⁻²। देख लिया आपने, डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपको मैं बता दूं, A की वैल्यू लिख देंगे आप। A की वैल्यू यहाँ से कितना होगा, 1, B की वैल्यू बताओ -1, C की वैल्यू बताओ -2। ये काम तो आप लोगों ने कर लिया। चलिए अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अब देखो कैसे, न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिनोमीटर में क्या है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को क्या आने वाला है, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड⁻⁻²। सही बात है। उसके बाद अगर हमें डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको भी देखो, डाइन को मैंने आपको बताया है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकेंड -2। क्या बात समझ में आया? देखिए आप इसके हेल्प से भी ये काम कर सकते थे, है ना। मास है, लेंथ है, टाइम है, ऐसा यूनिट में आपको लिख देना था। इसकी हेल्प से आप लिख सकते थे ग्राम से। बात समझ में आए? अदरवाइज जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है समझने में, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए आप N1 N2 वाला पार्ट करेंगे। सबसे N1 की वैल्यू बताओ, ये है 19 × 10⁻, की वैल्यू बताओ। M1 यहाँ से आप देख लेंगे, M1 कितना है, 1 kg। चलिए L1 की वैल्यू बताइए आप, L1 की वैल्यू बताओ 1 मीटर, ठीक है। और T1 की वैल्यू बताओ 1 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए भाई N2 हमें पता नहीं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अब M2 की बात बताओ, M2 की वैल्यू बताइए। M2 यहाँ से देख लेंगे, है ना, ये क्या है, ग्राम, 1 ग्राम। L2 की बात बताइए, सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, और T2 की बात बताएंगे तो फिर ये क्या है, 1 सेकेंड। तो समझ में आया किस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इजी था, बस थोड़ा देखने में कम्प्लेक्स लग रहा होगा यूनिट कैसे कैसे किया, लेकिन आपको जो मैंने स्टेप्स बताया, यूनिट से आप डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे। तो देखने में स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स है, पर परेशान होने की जरूरत नहीं, जो स्टेप्स मैंने आपको बताया वही फॉलो करना है। चलिए अब आपको क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला बताओ मुझे आप, N2 = N1,
m1 अपॉन m2 पावर a, सही है, l1 अपॉन l2 पावर b एंड t1 अपॉन t2 पावर c। सबकी वैल्यू आप पुट कर दो। n1 की वैल्यू है 19 इंटू 10 रेज टू पावर 10, सही है ना। m1 की वैल्यू बताइएगा kg है तो 1 kg लिख देते हैं अपन, और नीचे में क्या होगा ग्राम। a की वैल्यू देख लीजिए कितना है 1। l1 की वैल्यू बताएंगे आप 1 मीटर है, सही बात है। और उसके बाद l2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। चलिए b की वैल्यू कितना है -1। उसके बाद आप देखेंगे t1 और t1 t2 सेकंड में स्टूडेंट्स 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, पावर कितना है स्टूडेंट्स -2। क्या बात समझ में आया? चलो सॉल्व करो, देखता हूँ मैं कौन सॉल्व कर सकता है इसे। तो फाइनली जो है n2 देखते हैं कितना आता है 19 इंटू 10 रेज टू पावर 10। 1 kg था तो आपको लिखना है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। पावर कितना था स्टूडेंट्स 1। l1 1 मीटर था, आप लिखेंगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। पावर कितना था स्टूडेंट्स -1 इंटू सेकेंड है 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड था, कैंसिल हो गया, पावर कितना -2। चलिए 19 इंटू 10 रेज टू पावर 10, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये फिलहाल 1000 हुआ आपके पास, ठीक है। इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल है। देखो मैं थोड़ा स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो समझ में। 100 इनवर्स इंटू 1 रेज टू पावर -2, ठीक है। तो 19 इंटू 10 रेज टू पावर 10 1000 आप लिख देंगे कितना 10 क्यूब, ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 100 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? चलिए तो आप बता सकते हो यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 19 इंटू 10 की पावर 10 था, अब इंटू क्या बचेगा 10। और देखो 100 यहाँ पे भी स्टेप है, 2 0 2 0 कैंसिल, एक 10 बचने वाला है। तो फाइनली आपका जो आंसर आया 19 इंटू 10 रेज टू पावर कितना आया 11, 10 और प्लस 1 11। तो n2 की वैल्यू आ गई कितनी भाई 19 इंटू 10 रेज टू पावर 11। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया अदर सिस्टम में, है ना। तो आपने क्या दिखा 19 इंटू 10 रेज टू पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू 10 रेज टू पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू था। तो हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और धीरे धीरे हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स हो गए, आज वाले लेक्चर्स में तो आपको मैंने बेसिक्स टाइप के न्यूमेरिकल बताए हैं, फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ना। तो अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग अब धीरे धीरे क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग नोट कर लेंगे इसे, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम लोगों ने 2 एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस के पढ़ लिया है। फर्स्ट क्या था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। सेकंड क्या बताया मैंने आपको, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। एंड थर्ड आप पढ़ने वाले हैं टू स्टैब्लिश और डिड्यूस रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बस थोड़ा लेंदी हो सकता है पर इजी है। आपको मैं स्टेप्स बताऊंगा वही फॉलो करना है। सबसे पहले इसमें आपको क्वेश्चंस पढ़ लो आप। व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स एट लो स्पीड थ्रू अ फ्लूइड, ठीक है, एक फ्लूइड से सॉलिड स्फीयर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड फ्लूइड अपोजेस द मोशन विद अ विस्कस फोर्स एफ। तो विस्कस फोर्स एफ की बात कर रहा है, फोर्स लगता है उस पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन coefficient of viscosity eta, radius r and sphere, radius r of the sphere and speed v of the sphere. Find the expression for force. तो देखा आपने, जो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं आपको ये देखना है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, सही बात है। फोर्स डिपेंड्स ऑन, सबसे पहली बात आपको यहीं पे हिंट्स मिलने वाला है, किस पर डिपेंड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, ठीक है फर्स्ट। सेकंड किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर पे। और थर्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ स्फीयर पे। क्या बात समझ में आया? चलिए स्टेप बता दूं मैं। सबसे पहले आप ये लिख देंगे लेट एफ। अब यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जिस पर डिपेंड करने वाला है उसको आप लिखेंगे प्रोपोर्शनल साइन के साथ, एफ प्रोपोर्शनल टू। बताइए एफ किस पर डिपेंड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ईटा पर डिपेंड कर रहा है ईटा। और आपको ले लेना है उसकी पावर कितने स्टूडेंट्स, ए। नेक्स्ट क्वांटिटी आप लिखेंगे किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर आर पे, आप लिखेंगे आर और पावर कितना लिख देंगे बी। उसके बाद कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ स्फीयर वी, तो वी रेज टू पावर सी। तो सबसे पहले आप ये काम कर लेंगे, है ना। जो क्वांटिटी है वो किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। तो प्रोपोर्शनल साइन ईटा आर वी, सबकी पावर आप लिख देंगे ए बी एंड सी। चलिए अब आपको पता है प्रोपोर्शनल आप रिमूव करोगे तो कांस्टेंट आता है, ये लिख दिया हमने, ईटा रेज टू पावर ए, आर रेज टू पावर बी एंड बी रेज टू पावर सी। नेक्स्ट स्टेप जो है आप क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो स्टेप बता दो मैं, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बताऊंगा। राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड, डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आप बताओ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, mlt-2 होता है ना, mlt-2 आपने कैलकुलेट किया है, प्रैक्टिस भी किया है। के कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस होगा। ईटा, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-1 t-1, ठीक है, और पावर लिख देंगे a। हालांकि ईटा की अगर आपको नहीं पता तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेट करने के लिए बताया है आपको। और r जो है, r क्या है, लेंथ है एक तरह से, तो लेंथ पावर b, और v का मतलब वेलोसिटी है, तो इसके आप डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे क्या, lt-1 रेज़ टू पावर c। फर्स्ट वर्क तो आपको ये करना है। उसके बाद क्या करेंगे, पावर आप लिख देंगे अच्छे से। चलिए तो लिख देते हैं mlt-2, पावर देख लीजिए, ऐड कर लेंगे, m यहाँ पर है और किसी जगह नहीं है, तो m यहाँ पे पावर देखेंगे आप 1 इंटू ए, m रेज़ टू पावर a। l की बात करते हैं, -1 इंटू ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो -a। l कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपको पता है फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर क्या होगा, बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होंगे, तो l l l तीनों मल्टीप्लिकेशन में है और सबके पावर क्या होंगे, ऐड। तो देखिए -1 इंटू ए, और यहाँ पर 1 इंटू बी प्लस बी, उसके बाद देखिए यहाँ पर है तो प्लस कितना हो जाएगा, सी। तो थोड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहीं पर होती है जिनके मैथमेटिकल पोर्शंस वीक होते हैं, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बेस सेम होंगे, पावर ऐड कर देना। चलिए अब टी की बात कर लेते हैं, टी को लिखो, यहाँ पर है -1 इंटू ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो -a, और टी यहाँ पर है -1 इंटू सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो -c। चलिए स्टेप समझ में आया आपको। अब आपका वर्क बस एक ही चीज़ है, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना। अगर आप ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये रिलेशन जो है पता चल जाएगा आपको, और एक्सप्रेशन। तो चलिए इसके लिए आप क्या करेंगे, कंपेयर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कंपेयर। तो नेक्स्ट स्टेप जो आप फॉलो करने वाले हैं, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड। चलिए कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, एलएचएस और आरएचएस में। देखो यहाँ पर मास है, यहाँ पर भी मास है, तो m की पावर a और m की पावर यहाँ पर कितना है, 1। तो a की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गई। a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, तो 1। चलिए हमने एक वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया। सेकंड, l को इक्वेट करना है। यहाँ पर l की पावर कितना है, 1। यहाँ पर देखिए -a प्लस b प्लस सी, तो -a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ टी की वैल्यू देखिए, यहाँ पे -a और -c इज इक्वल टू कितना होगा, -2। दोनों तरफ आप कंपेयर करेंगे, -a - c इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं -a - c इज इक्वल टू -2, ठीक है। आपको a की वैल्यू पता है कितना, -1 लिख देंगे, -c इज इक्वल टू कितना, -2। तो लो ये तो सॉल्व करना है, -c इज इक्वल टू -2, -1 इधर जाके क्या होगा, +1, -c इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, तो -1, माइनस माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू भी आपको पता चल गया कितना आने वाला है, 1 आने आगे सी। अब आप इसमें पुट कर देंगे, है ना, इस वाले इक्वेशन में -a तो -1 प्लस b, सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, तो 1 है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो 1 से 1 कैंसिल, b की वैल्यू 1। तो आपको मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले a b c की वैल्यू कैलकुलेट ही करनी है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितना है भाई 1, एंड c की वैल्यू भी कितनी आई 1। तो अब आप क्या करने वाले हैं, इस वाले इक्वेशन में, मान लो इक्वेशन फर्स्ट था ये, तो इस वाले इक्वेशन में ए बी सी की जो वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपको एक्सप्रेशन और रिलेशन पता चल जाएगा। चलिए फ्रॉम फर्स्ट, एफ इज इक्वल टू क्या आपका आया था, के ईटा रेज टू पावर ए, आर रेज टू पावर बी और वी रेज टू पावर सी। एफ इज इक्वल टू के ईटा पावर 1, आर की पावर भी 1 और वी की पावर भी 1। मतलब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ईटा आर वी, के इंटू ईटा आर वी। तो रिलेशन पता चल गया आपको, क्या आया बताओ, F इज इक्वल टू ईटा आर वी, और के कांस्टेंट है, ठीक। तो देखा आपने किस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हमने एक रिलेशन को फाइंड आउट किया, है ना। फोर्स डिपेंड कर रहा था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर, रेडियस पर और वेलोसिटी पर। तो ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया हमने, ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से बनेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सारे क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा समराइज वे में इसे दोबारा बता दूं मैं। सबसे पहले आप वो देखो कि क्वेश्चंस में
कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किन पर डिपेंड कर रहा है। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा फोर्स डिपेंड कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर, तो प्रोपोर्शनल टू ईटा पावर ए लिख दीजिए। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी रेडियस था जिस पर वो डिपेंड कर रहा है, तो आर की पावर बी लिख देंगे आप। थर्ड क्वांटिटी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा था, तो वी रेज टू पावर सी कर देंगे, है ना। फिर आप एफ इजिकल टू के ईटा रेज टू पावर ए आर रेज टू पावर बी एंड वी रेज टू पावर सी इक्वेशन 1 माने। हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो ए बी सी की वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। अगर ए बी सी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दिया तो फिर आपका एक्सप्रेशन जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टेप क्या था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आप डायमेंशनल फार्मूला सारे फिजिकल क्वांटिटीज के क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जब करेंगे तो उसके बाद पावर को आप ऐड कर लेंगे सारे सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज के, उसके बाद पावर को क्या करेंगे, इक्वेट या कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद एबीसी की वैल्यू आएगी, फिर सॉल्व करेंगे। समझ में आए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन आप पढ़ लो। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड टी में डिपेंड ऑन देखो क्वेश्चन आ गया, डिपेंड ऑन मास m of the bob of the pendulum and length L of the pendulum and third acceleration due to gravity g at a place where pendulum is suspended। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, एक्सप्रेशन हमें डिराइव करनी है, ठीक है। तो टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये देखो कि वो किस चीज पर, अब ये देखो कि वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। बताओ भाई साहब, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक। प्रोपोर्शनल टू बताएंगे आप, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मास ऑफ द बॉब, तो मास m सिंपल लिख दिया। पावर कितना लिखना है, a। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ये सेकंड है, फर्स्ट यहाँ पर था, और थर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे मार्क कर लेंगे तो फिर तो आपको कुछ क्वेश्चन कितनी भी लेंदी होंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है ना। तो चलिए भाई, t प्रोपोर्शनल टू m रेज टू पावर a, सेकंड लेंथ था तो लेंथ रेज टू पावर b एंड थर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, तो g रेज टू पावर c। बस ये लिख दिया आपने तो आपका काम आसान हो गया। तो चलिए अब क्या करने वाले हैं हम, t प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे, m रेज टू पावर a l रेज टू पावर b g रेज टू पावर c, इक्वेशन 1। चलिए स्टूडेंट्स बताइए, डायमेंशनल फार्मूला लिखना स्टार्ट करें। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में t का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, t टाइम पीरियड है ना। चलिए k का डायमेंशन कुछ होगा नहीं, m है मास, तो m रेज टू पावर a। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला l होगा, पावर b लिख देंगे, एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो बताइए lt माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, lt माइनस 2। और पावर कितना लिखने वाले हैं, c। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी आपको डायमेंशनल फार्मूला मैंने बताया है कैसे कैलकुलेट करना है ना। चलिए अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मास है, लेंथ है, टाइम है, mlt, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ t है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा अगर मास और लेंथ नहीं है, इसका मतलब क्या है, उनके डायमेंशन 0 है, तो आप उसको लिख देंगे कैसे, m रेज टू पावर 0 l रेज टू पावर 0 एंड t। बताओ समझ में आ गया, जैसे मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूला में बताया था किस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर आप लिख देंगे m रेज टू पावर है, l देख लो कहाँ पर है, m तो यहीं पर था, 1 इंटू a m रेज टू पावर है, l यहाँ पर है और यहाँ पर है l रेज टू पावर b, ठीक है, और यहाँ का पावर 1 इंटू सी, तो b प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब t पर बात करते हैं, t राइट हैंड साइड में यहाँ पर ही है, माइनस 2c, माइनस 2 इंटू सी। हो गया स्टूडेंट्स। चलिए डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया। अब आप क्या करने वाले हैं, इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, तो चलिए इक्वेट कर देंगे। आप क्या करने वाले हैं, इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, या तो कंपेयर कर दें, है ना। चलिए भाई साहब अब बताओ मेरे को, यहाँ पर देख लेंगे आप, कंफ्यूज नहीं होना है। m पावर कितना है a, और यहाँ पर m की पावर कितनी है 0, तो a की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गई स्टूडेंट्स, कितना 0। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे माइनस 2c है, माइनस 2c टाइम पर है, और यहाँ पर कितना है 1, तो माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स माइनस 1/2। चलिए हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ पे, देख लो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ लेंथ है b प्लस सी और यहाँ l की पावर 0, तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 0। आपको c की वैल्यू पता है, c की वैल्यू कितना है, माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो आइए b इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट्स 1/2। तो हमें a b c तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करना है, पुट करना है। तो अब क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, है ना। फ्रॉम फर्स्ट t इज इक्वल टू के, m रेज टू पावर a था, l रेज टू पावर b था, और g रेज टू पावर कितना था स्टूडेंट्स, c था। तो चलिए काम करते हैं हम, t के m रेज टू पावर a की वैल्यू कितनी आई थी 0, आप वैल्यू देख लो, है ना। b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू कितनी है -1/2, तो l
पावर कितना आया 1/2 और जी पावर कितना आया -1/2। तो आप इस एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं कि मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, m रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, तो l रेज़ टू पावर कितना 1/2, g रेज़ टू पावर कितना -1/2। ये हो गया आपका डिजायर्ड इक्वेशन। और आप और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में l, बताओ l रेज़ टू पावर 1/2 है और g डिनोमिनेटर में जाएगा तो g की पावर कितना हो जाएगा 1/2। चलिए फिर से लिखते हैं k पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट अंडर l, और उसके बाद बताइए g की पावर भी 1/2 है, कितना हो जाएगा रूट अंडर g। तो t इज इक्वल टू क्या आया k रूट अंडर l/g। ये हुआ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बात समझ में आई इक्वेशन आ गया ड्राइव करके। हम लोगों ने देखा कि डायमेंशन की हेल्प से आप वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के अमंग क्या देख सकते हैं, रिलेशन देख सकते हैं और एक्सप्रेशन भी क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो हम लोगों के क्लास में हम लोगों ने आज तक में क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो सेकंड लेक्चर था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उन लेक्चर्स में हम लोगों ने 2 एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। और आज के लेक्चर्स में भी हम लोगों ने कुछ डायमेंशनल एप्लीकेशन पढ़ा। तो इस तरीके से आपके ये जो टोटल 3 लेक्चर्स होते हैं, 3 लेक्चर्स को आप एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि आपको अच्छे न्यूमेरिकल्स जब मैं बताऊं तो उनमें आपको क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल्स क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं इनसे रिलेटेड, जो नीट और जेईई मेंस में एग्जाम में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज अच्छे से रिवाइज करो, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।